नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। पीएम के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास और जन कल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला में उन्होंने कई आयोजन में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 वर्ष का एक बेमिसाल जो समय रहा है, उसको देश का हर बच्चा भी गर्व के साथ आपस में उत्सव के रूप में मनाना चाहता है और ये सौभाग्य हमको भी मिला है। आज वही 12 वर्ष का जो इतिहास है, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व में ऊंचाइयों को स्पर्श किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की नई गंगा दी है, इस राष्ट्र को स्वाभिमान और सम्मान के साथ हर क्षेत्र में प्रगति के शिखर को चूमा है, तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि आज ये जो लक्सर विधानसभा है उसमें भी ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है। आज आपने देखा कि अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है, अभी स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ है, अभी आज बहुत सारे पूरे शाम तक रात तक यहाँ चप्पा चप्पा में भाजपा स्थापित करने का अभियान शुरू हुआ। दुग्ध संघ अल्मोड़ा के कर्मचारियों ने वर्तमान प्रधान प्रबंधक पुष्कर सिंह नगरकोटी के स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया। उन्होंने यूसीडीएफ के प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों का आरोप है कि बार बार प्रशासनिक बदलावों की वजह से संस्था में अस्थिरता बढ़ रही है और इसका सीधा असर कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर पड़ रहा है। वहीं दुग्ध संघ अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों को कर्मचारी नियमावली के तहत काम करना चाहिए। अब ठीक है, अब उनको अगर ऐसा लगता है कि सामूहिक इस्तीफा देना जरूरी है तो उनका अपना अधिकार है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कर्मचारियों को अपनी सेवा नियमावली में रह के उनको अपना काम करना चाहिए, न कि ये जीएम आए, ये कौन है, ये नीति निर्धारक का काम नहीं है उनका। ये मेरा उनसे मेरा नहीं। ये हमारे जो जीएम साहब हैं पुष्कर सिंह नगरकोटी, उनका ट्रांसफर हो गया है। अभी जो ये हमारा कार्यकाल चला हुआ है इसमें हमारे कई प्रधान प्रबंधक 5 प्रधान प्रबंधकों का ट्रांसफर हो गया है, जबकि वो यहाँ सीख रहे हैं। कुछ टाइम नई जगह जाके लगता है, पता चलता है कि हम सीख रहे हैं, जैसे उनकी समझ में आता है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है। इससे हम सारे कर्मचारी आहत हैं। हमको अभी नगरकोटी जी के आने से हमारा वेतन भी बिल्कुल हमको मासिक मिलने लग गया था, जबकि हम 2 महीने 3 महीने लेट थे। और हमारी समितियों का पूरा भुगतान हो रहा है, पर मंथ ट्रांसपोर्टरों का भुगतान हो रहा है। इससे पहले हमारे पशुहार, भूसा, साइलेज जिसकी समस्या थी, सारी समस्याएं उन्होंने 9 मंथ में कंप्लीट कर दी। इससे हमको सब कर्मचारी हम खुश थे, हमारा काम में मनोबल बढ़ रहा था, अच्छा लग रहा था। तो अचानक से उनका ट्रांसफर हो गया तो हम सब लोग आहत हैं। इसी पर हम आज 1 घंटे का हमारा सांकेतिक हड़ताल है, कल को 2 घंटे का है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, उनका ट्रांसफर नहीं रोका जाएगा, तो हम परसों को सारे कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हम सब विदित हैं कि हमारे प्रधान प्रबंधक श्री पुष्कर सिंह नगरकोटी जी का ट्रांसफर 15 जून को कर दिया गया है, और जिससे हम काफ़ी आहत हैं सभी कर्मचारी। और हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जो है प्रधान प्रबंधक का जो है ट्रांसफर रोका जाए, और अभी रोका जाए, आज ही रोका जाए, और अन्यथा हम जो है लगातार धरने पर रहेंगे। प्रदर्शन सर इसलिए हो रहा है कि आज दुगसंग घाटे में बताया जाता है आज तक जो है 4 जीएम बदल दिए गए, इससे भी दुगसंग घाटे में चला जा रहा है। जो अभी चेयरमैन जो नए 2 साल से बने हैं, इन्होंने जो है 2 साल के अंतराल में 4 जीएम बदल दिए गए, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे हर जीएम। हमने कभी आंदोलन को वो नहीं किया, लेकिन आज जो 5वां जीएम आज ट्रांसफर हुआ है, तो वो इतने निहायत ईमानदार आदमी थे, उन्होंने दुगसंग की स्थिति को पटरी पर लाया था। तो इस कारण हम अध्यक्ष और महोदय ने जो है इतने जीएमओ का ट्रांसफर किया। तो हम इसके विरोध में हैं कि ये बोर्ड जो है फ्रॉड बोर्ड है। ये खुद लोग जो है
फ्रॉड बने हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए कमेटी की, पूरी बोर्ड और दुखसंघ कमेटी की। ये हमारा वो है मानना है। प्रदर्शन हमारा आज 1 घंटे का सांकेतिक हड़ताल है, कल हमारा 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल रहेगा। अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं की गई तो परसों को हम सभी का सामूहिक इस्तीफा दे दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जो चेयरमैन की रहेगी। जो भी दुखसंघ का नुकसान होगा तो उसके उत्तरदायी चेयरमैन का रहेगा। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का छठा राष्ट्रीय अधिवेशन तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में देश के विभिन्न राज्यों से प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, युवा इकाई के प्रतिनिधि और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अधिवेशन से पहले भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने धर्म एवं संस्कृति से जुड़े विभिन्न प्रसंगों का श्रवण किया। वहीं महासंघ के पदाधिकारियों के अनुसार राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करना, नए सुझावों पर चर्चा करना और आगामी कार्य योजना तय करना है। जो हमारे ऋषियों की भूमि, तपोभूमि ऋषिकेश में राष्ट्रीयवादी ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीयवादी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो हर साल होता है, ये छठा अधिवेशन है। और इसमें सभी प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारीगण और आपके युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला प्रकोष्ठ के सब लोग, हमारे प्रकोष्ठ सारे आए हैं। और ये ऋषिकेश में हमने 10 तारीख से 16 तारीख को भागवत कराई है राष्ट्रीयवादी ब्राह्मण महासंघ के। और हमारे जो भागवत व्यास जी राय हैं, ये श्याम सुंदर ठाकुर जी हैं, जो यहाँ से मथुरा से हैं। बहुत आनंद आया है। और जितने भी लोग आए हैं, सिर्फ एक राष्ट्रीयवादी ब्राह्मण महासंघ का जो अधिवेशन है, उसका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि हर साल अपना संगठन पर कमियों को लेकर, नए सुझाव को लेकर अपनी बात रखने का है। और रही बात ये कि आज हम एक नई घोषणा करेंगे, क्योंकि जब संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई घोषणा होती है तो वो अधिवेशन में होती है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ आप पीछे देख रहे हैं, बहनें जो देख रहे हैं, ये 27 राज्यों में हम संगठन चला रहे हैं। 27 राज्यों प्रेजेंट में हमारे संगठन चल रहे हैं। यहाँ पर जब इस टाइम पर प्रेजेंट में उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तुम्हारा दिल्ली, सभी जब प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, राष्ट्रीय कमेटी मौजूद है। राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन के बारे में जो चर्चा होगी, विचार होंगे और संगठन का कुछ पूर्ण गठन होगा। जो है संगठन की जो त्रुटियां हैं उन्हें जो है पूर्ण करने के लिए हर साल हम राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं। और अभी आपने एक बात कर दी मनुवाद की। देखो, ब्राह्मणों ने तो हमेशा 36 बिरादरी को साथ लेकर चला है। ब्राह्मण ने कभी भी 36 बिरादरी में कोई भेदभाव नहीं किया। ब्राह्मणों ने कभी ये नहीं किया कि ये बच्चा ब्राह्मण का है तो इसको तुझे ज़्यादा पढ़ाओ, ये बच्चा पिछड़ा है तो इसको कम पढ़ाओ। ब्राह्मणों ने हमेशा शिक्षा दी है, ब्राह्मणों ने हमेशा ज्ञान दिया है, ब्राह्मणों ने हमेशा इस देश को ज्ञान दिया। इस देश को जो चलाया है वो ब्राह्मणों ने चलाया, ब्राह्मणों ने खड़ा करा है। ये आप इतिहास चलो, IAS UPS मतलब जो है IPS मोर 70% ब्राह्मण है। सरकार कौन चलाते हैं? ब्राह्मण चलाते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। UCG वाला मैटर में देख लो आप, UCG वाला मैटर में क्या है भाई ब्राह्मणों का उत्पीड़न तो हुआ है, वो चला इसमें। हालांकि सरकार ने इसमें स्टे लिया है और उसमें जो है गवर्नमेंट ने भी स्टे ले लिया UCG वाले मैटर में। तो मनुवाद तो पता ही कि ये कह रहे हैं, मनुवाद एक नया नियम चल रहा है कि कहीं भी किसी को फेमस होना हो, यूट्यूब पे चैनल पे ब्राह्मणों के बारे में जो उल्टा सीधा बोलो, घंटा बजाओ और फेमस हो जाओ। गदरपुर में गौमांस को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया। बाहर से मांस लाकर गदरपुर क्षेत्र में भेजे जाने को लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। खबर जबरेड़ा क्षेत्र से है, जहां एक घरेलू LPG गैस उपभोक्ता ने गैस सिलेंडर को लेकर आरोप लगाए हैं। उपभोक्ता का कहना है कि सिलेंडर में गैस की जगह बड़ी मात्रा में पानी निकल रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत संबंधित गैस एजेंसी से भी की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला। वहीं गैस एजेंसी संचालक का कहना है कि ऐसे मामलों में उपभोक्ता को घबराने की जरूरत नहीं है और एजेंसी में सिलेंडर लाने पर जाँच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जबरेड़ा क्षेत्र के एक उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि जब उसने घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग
करना शुरू किया तो गैस की जगह सिलेंडर से पानी निकलने लगा। उपभोक्ता का कहना है कि इस कारण उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और खाना बनाने में भी परेशानी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं मामले में गैस एजेंसी संचालक राजेंद्र कुमार ने कहा कि अगर किसी सिलेंडर में इस प्रकार की तकनीकी समस्या सामने आती है तो उपभोक्ता को तुरंत सिलेंडर का उपयोग बंद कर एजेंसी पर लेके आना चाहिए। पूरा मामला यह है, पहले तो मीडिया का धन्यवाद देता हूँ मैं कि मीडिया मेरी बात सुनने के लिए आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एजेंसी पर आया, मैंने सिलेंडर लिया एजेंसी पर से, तो सिलेंडर लेने के बाद हम उसे घर पर ले गए तो उसमें गैस की बजाय पानी लिकड़ रहा था। तो जब पानी लिकड़ा हम उसे वापसी करने के लिए आए तो गोदाम वालों ने कहा इसमें 5 किलो गैस कम है। इंसान को गैस का भी पता है कि इसमें गैस कम है, कैसे पता उन्हें ये बताओ। सिलेंडर में हमने घर जाकर देखा तो पानी आया हुआ है उसमें। जब एजेंसी पर वापसी ले गए तो लेने को मना कर दी उस एजेंसी वाले ने। उसने कहा इसमें गैस 5 किलो और आपको 334 रुपये वापसी देने पड़ेंगे गैस के, जो आपने गैस यूज करी। जब उसमें गैस ही थी नहीं, हमने क्या यूज कर लिया। सिलेंडर को कोई 8 दिन हो गए सिलेंडर को हमने लिया था। घर कोई था नहीं तो घर में अचानक आया, मैंने आज सोचा मैं सिलेंडर खत्म हो रहा, चलो सिलेंडर लगा लूँ। तो मैंने जब सिलेंडर लगा कर देखा तो उसमें सिलेंडर में गैस ही नहीं थी, इसमें पानी निकल रहा था गैस में। कौन सी एजेंसी? ये झबेड़े की एजेंसी है जी। किस कंपनी की? ये इंडियन की एजेंसी है। आपके पास कोई वीडियो है कुछ? मेरे पास सिलेंडर की वीडियो है, मेरे पास सिलेंडर मेरे घर रखा है, उसमें पानी भर रहा है, कुछ भी नहीं है। ये पता जब आदमी को कि इसमें पानी है, इन्हें कैसे पता लग गया कि इसमें गैस भी थी। इसका भी किसी को पता नहीं था कि इसमें गैस भी थी। और मुझे नु कह रहे ऊपर से कि इसमें गैस थी और कम लिकड़ी, इसमें 5 किलो वजन। कैसे कम लिकड़ेगा? या तो तुम मिलावट कर रहे या कुछ कर रहे तुम। सर पानी तो एक्चुअली प्लांट से ही आता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं, ना कोई ऐसी मशीन है कि कोई पानी डाल देगा। एक्चुअली क्या है, जब पानी में साफ़ करते हैं, सिलेंडर को वॉश करते हैं टैंक में डाल के, तो जिस सिलेंडर में डिफेक्ट होगा, पिन विन टूटी हुई होगी, उसमें पानी भर जाएगा। और वो पानी भरा सिलेंडर जब लाइन पे लगता है गैस फिलिंग के लिए, तो उसमें 14.2 kg के हिसाब से गैस फिलिंग हो जाती है, बाकी पानी रहता है। तो वही पानी फिर हमारे पास आ जाता है, तो कस्टमर के पास भी इस तरह चला जाता है। लेकिन जब कस्टमर लाता है तो उसको हम उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं और उसको जितना पैसा उसका होता है नया सिलेंडर उसको दे देते हैं सर। जी सर, ऐसा नहीं, मैं आपको बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे प्लांट पर जाओगे तो वहाँ भी प्लांट जो स्टोर कीपर है वो भी आपको यही जवाब देगा। आप सिलेंडर लाओगे या रिपोर्ट कराओगे कि मेरा ऐसा है, तो डिलीवरी मैन को भेजेंगे, वो सिलेंडर उठा के लाएगा, उसे तोलेगा, उसमें जो भी आपका हिसाब होगा, जितना पानी होगा उतने का आपका पैसा ले करके और उसको आपको एडजस्ट करके आपको नया सिलेंडर दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, गैस सिलेंडर में पानी निकलने का मामला सामने आया है, उपभोक्ता ने गैस एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया, ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए शिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लंबे समय से जो है घरेलू गैस सिलेंडरों की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, तो वहीं जब एक उपभोक्ता के द्वारा झबरेड़ा गैस एजेंसी से सिलेंडर खरीदा गया और उसका उपयोग जो है अपनी रसोई में किया गया, तो कहीं ना कहीं जो है उसने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर से जो है पानी निकल रहा है। उसने वीडियो खुद जो है उपभोक्ता के द्वारा बनाई गई है, गैस सिलेंडर से पानी टपक रहा है, काफी मात्रा में पानी निकल रहा है। और उसकी शिकायत जब उन्होंने गैस एजेंसी के जो स्वामी है, गैस एजेंसी के जो मैनेजर है, जब उनसे की है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर जो है कोई जो है भरोसा नहीं दिलाया कि जो है आपको नया सिलेंडर दे दिया जाएगा। हालांकि जब उनसे बात की गई, जब गैस एजेंसी के मालिक से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो मामला है वह पहले भी आ चुका है और इस तरह से जो गैस प्लांट होता है उसमें जो है पानी सिलेंडर में भरा जो है जाता है, मतलब सफाई के दौरान सिलेंडर में पानी आ जाता है और उसके वजन के आधार पर जो है हम उनको दे देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का मामला है तो नया सिलेंडर देने की बात जो है उनके द्वारा की जा रही है। जी राहुल, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर हाल में सामने आए विवाद और मारपीट की घटनाओं को लेकर बीजेपी नेताओं ने चिंता जताई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि यात्रा सीजन के दौरान छोटी छोटी बातों पर होने वाले विवाद चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है और हेमकुंड साहिब ट्रस्ट भी इस संबंध में जागरूकता और समन्वय को लेकर आगे की रणनीति बना रहा है। उत्तराखंड एक बहुत ही शांत प्रिय राज्य है। जिस मार्ग से होकर श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा चलती है
उसी मार्ग पर श्री बद्रीनाथ धाम जी और श्री केदारनाथ धाम जी की भी यात्रा चलती है। उत्तराखंड का कानून, पूरे देश का कानून, किसी भी समुदाय को ये अधिकार नहीं देता कि वह इस कानून को अपने हाथ में ले। हम सबसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अपना सौहार्द बनाए रखें। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आने वाले समय में अक्टूबर तक ये यात्रा चलेगी और हम सब समुदाय के लोगों से आग्रह करते हैं कि कृपया आपसी सौहार्द को बनाए रहें, जिससे कि उत्तराखंड में दोबारा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और इस प्रकार की घटनाओं से किसी भी समुदाय विशेष को शर्मिंदा होने का अवसर। देहरादून के व्यस्त पलटन बाजार क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़ों की दुकान के तीसरे तल पर बने गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीमें मौके पर पहुंची और दमकल के 4 वाहनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि भवन में लिफ्ट लगाने का कार्य चल रहा था और उसी दौरान वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से गोदाम में आग लगी है, जिसमें गोदाम में रखा कपड़ों का बड़ा स्टॉक जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। ये करीबन 10 बजे इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई कि पलटन बाज़ार में 2 दुकानें हैं जिनमें आग लग गई है। वहाँ जाके हम जब मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि गांधी सन्स और ननकानी गारमेंट्स जो 2 दुकानें हैं इनमें आग लगी हुई थी, जो कि दोनों ही सुरनीमल मार्केट में हैं। और आग को रोकने के लिए फायर की टीम, पुलिस की टीम वहाँ पे मौजूद थी। लगातार फायर सर्विसेज वालों ने इसमें पानी बरसा के फायर को रोका और आग को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया गया। कितना नुकसान सर हुआ है? ये नुकसान बताना तो इस समय मुश्किल है, लेकिन जान माल की कोई इसमें हानि नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हैं। कुमारी शैलजा का दौरा संगठनात्मक रणनीति और चुनावी तैयारियों पर केंद्रित रहने वाला है। वहीं बीजेपी ने शैलजा के दौरे पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत के मुताबिक 2022 चुनाव के बाद से शैलजा पिछले 3-6 महीने से ही लगातार दिख रही हैं। उसमें पहले 2022, 2023, 2024 और 2025 के कई महीनों में उनका प्रवास नहीं दिखा। दीप्ति रावत ने कहा कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, वैसे ही कांग्रेसी चुनाव आते ही दिखते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पूरे 5 साल जनता के बीच रही है, जिसमें उन्हें आखिरी साल लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर हम देखें, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं अगली सरकार आने में, लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके बाद से अब आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने या 6 महीने से कुमारी शैलजा जी आपको यहाँ दिख रही हैं लगातार। लेकिन क्या उससे पहले जो 4 साल बीते, जो 22 में हमारे चुनाव हुए शुरू में हो गए थे, आप समझिए कि पूरा 22 है, 23 है, 24 है और 25 का भी कई महीनों को आपने उसमें देखा कि कुमारी शैलजा जी का प्रवास यहाँ हुआ। वो सिर्फ जिस प्रकार से हम कहते हैं कि बरसात में मेंढक निकलते हैं, उसी प्रकार कांग्रेसी जब चुनाव आता है तो आपको देखने को मिलते हैं, अदरवाइज आपको वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये आखिरी साल है तो ज़रूर दिखेंगे। हम तो पूरे साल भर रहते हैं, हम तो पूरे 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमें सिर्फ आखिरी साल की ज़रूरत नहीं है लोगों के बीच में जाने की। गौरीकुंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें छोटी पार्किंग के पास नदी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। घोड़ा संचालक ने इसकी सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी, जिसके पास एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ों की खूबसूरती, घने जंगल और प्रकृति की सांसें बसती हैं, लेकिन इस साल इन जंगलों की हरियाली आग की लपटों में खिसकती नजर आई। मार्च से जून के बीच जंगलों में आग की 575 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज हुई। कहीं पेड़ खाक हुए, कहीं वन्य जीवों का आशियाना उजड़ गया और कहीं धुएं ने लोगों का दम घोट दिया। सवाल वही है जो हर साल उठता है, आखिर कब थमेगा जंगलों में आग का ये तांडव। गर्मी बढ़ी, जंगल सूखे और फिर शुरू हुआ आग का वो सिलसिला जिसने उत्तराखंड के गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक हरियाली को झुलसा दिया।
चीड़ की सूखी पिरूल ने आग को ऐसा सहारा दिया कि कई जगह लपटें बेकाबू हो गई। देखते ही देखते जंगल धधकने लगे और आग की घटनाओं का आंकड़ा 575 के पार हो गया, जिस पर विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार जंगल की आग को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। ऐसा ही रहा तो जंगली जानवरों से लेकर आसपास रहने वाले ग्रामीणों का भी इस पर भारी असर पड़ेगा और खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी मार्च महीने से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है। अभी तक 575 के लगभग वनाग्नि की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा नहीं टूट रही है। पिछली बार जो है कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को फटकार लगाने का काम किया था कि वनाग्नि को रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। उसके बावजूद सरकार ने वनाग्नि को रोकने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए। वनाग्नि को रोकने के लिए वन कर्मियों के पास जो आवश्यक उपकरण होने चाहिए, जो आवश्यक संसाधन सरकार और वन विभाग के पास होने चाहिए, उनको क्यों नहीं खरीदा गया, ये बड़ा सवाल है। और वनाग्नि से अभी तक कितने लोगों की जानें चली गई हैं, निर्दोष लोगों की जान वनाग्नि में जा रही है। उत्तराखंड के पर्यावरण को इससे भारी क्षति हो रही है। उत्तराखंड का पर्यावरण अगर दूषित हो रहा है तो देश का पर्यावरण भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आखिर कब वनाग्नि को लेकर के सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा टूटेगी, एक बड़ा सवाल है। और कब उत्तराखंड के जंगल वनाग्नि से सुरक्षित होंगे, इस पर सरकार कब चिंतन मंथन करेगी, कब इसके लिए आवश्यक कदम उठाएगी, ये बड़ा सवाल है। आग की इन लपटों ने न सिर्फ पेड़ों को जलाया बल्कि उन बेजुबान जीवों का भी घर छीन लिया जो इन्हीं जंगलों में अपना संसार बसाते हैं। पक्षियों के घोंसले राख हुए, छोटे वन्य जीव आग की चपेट में आए और दुर्लभ वनस्पतियां भी खत्म हो गई। कई इलाकों में धुएं की चादर ऐसी छाई कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। लेकिन बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार का पूरा फोकस है कि जंगल की आग को कंट्रोल किया जाए। ऐसे में अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन प्रशासन मिलकर आगजनी की घटनाओं को नियंत्रण करने में जुटा है। पूरे राज्य के सामने वनाग्नि पे अंकुश लगाना एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी के रूप में है और इस पे हमारा विभाग अपने रेगुलर वनकर्मियों के साथ साथ 5,500 के आसपास फायर वॉचर्स के माध्यम से इस वनाग्नि की घटनाओं को कम करने का लगातार प्रयास कर रहा है। और इसमें हमने 4-5 वर्षों में लगातार नवाचार किए, जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिले में भी समिति बनी, जिससे डिजास्टर रिलीफ फंड से भी हम लोगों को पैसा मिलना प्रारंभ हुआ। इसके अलावा जन सहभागिता पर हमने फोकस किया और जो सबसे संवेदनशील हमारे 450 के आसपास जो हमारे क्षेत्र थे, उनमें जिलाधिकारी उनमें ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाकर के उनको 30,000 रुपये का इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया गया। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो PCCM रैंक के अधिकारी हैं, पहली बार जनपदों में नोडल अफसर के रूप में भेज के उनके अनुभव का फायदा भी वनाग्नि की रोकने की घटनाओं में मिले, क्योंकि वो DFO के तौर पर, वे कंजर्वेटर के तौर पर, वे चीफ कंजर्वेटर के तौर पर, एडिशनल PCCM के तौर पर उन्होंने उनके पास एक व्यापक अनुभव है। जब जंगल जल रहे थे तब वन विभाग के कर्मचारी, फायर वॉचर्स और स्थानीय ग्रामीण आग से लड़ रहे थे। किसी ने रात भर पहाड़ चढ़कर आग बुझाई तो किसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर जंगलों को बचाने की कोशिश की। लेकिन आग की इस लड़ाई में करोड़ों रुपए की वन संपदा स्वाहा हो गई। अब प्री मानसून की बारिश ने कुछ राहत जरूर दी है। जंगलों की तपती जमीन को ठंडक मिली है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि वन विभाग ने 30 जून तक हाई अलर्ट बनाए रखा है। उत्तराखंड के जंगलों में आगजनी की घटनाएं लगातार जारी हैं और अभी तक जो आंकड़ा आया वो हैरान कर देने वाला है। यानी कि कहा जा रहा है कि मार्च से लेकर और अभी जून तक 575 घटनाएं इस दौरान आगजनी की हो चुकी हैं और इस दौरान हज़ारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख भी हो चुकी है। इस दौरान ये भी देखा गया कि चाहे वो पक्षी के घोंसले हों या फिर जंगली जानवरों के रहने की जगह, वो पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आई है, पूरी तरह से आग के लपटों में झुलसती हुई नजर आई है। और इसी के साथ ही कई लोगों ने अपनी जान भी इस दौरान गंवाई है। कई लोगों ने आग बुझाने के चलते अपनी जान गंवाई तो कई लोगों के घरों तक जब आग पहुंची तो उस कारण भी उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। लेकिन अब 30 जून तक वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि वन विभाग से लेकर राज्य सरकार तक पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और आगजनी की घटनाओं को कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं।
तो वहीं विपक्ष का साफ तौर पर यह आरोप भी है कि आगजनी की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।